हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैडेक्स इंडिया। आज जो हम करने वाले हैं ये है पार्ट 4 और फाइनली हम पार्ट 4 पर पहुंच चुके हैं और आज इस चैप्टर का एंड हो जाएगा और हम 10th में एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे जो कि था इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स से। तो आई होप ये वीडियो आप पूरा देखना, एंड तक देखना। तो आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू क्या क्या है आज इसमें, पहले तो हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन इसके बाद सेकेंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जिस पे फॉर्मूला बेस है और क्वेश्चंस आते हैं कई सारे पेपर में। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन और फाइनली लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक पावर। तो ये सब आज हम करने वाले हैं। आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ओवरव्यू दे दिया एक तरह से कि हम इस वीडियो में क्या क्या करेंगे आज। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो पढ़ते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या था। पहला टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस टॉपिक में ये होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम से ही पता चल रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का एक इफेक्ट होगा जिससे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब कैसे होता है वो, जब भी करंट किसी भी वायर के थ्रू पास होता है, एक लेट से वायर है, कभी भी आपने देखा होगा वायर के थ्रू करंट हमेशा पास होता है। जब भी वो पास होता है किसी हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू, हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू, तो क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है इसके थ्रू तो जो वायर है वो क्या होने लग जाता है, हीट अप होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, हीट अप होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हीट। इस फिनोमिना में क्या हो रहा है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिल ही रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में जब कर हमारा वायर जो था वो हीट अप हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी यहाँ पे मैंने करंट लिख दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझ गए होंगे, एक बार फिर से बता देता हूँ। एक वायर है हाई रेजिस्टेंस का, करंट पास हो रहा है उसमें से आई। जब ज्यादा एक्सेस अमाउंट में करंट पास होता है इस वायर के थ्रू तो जो वायर होता है वो इसको नहीं सह पाता और क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है, हीट अप होने लग जाता है, जिसकी वजह से वायर के थ्रू क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ना ही खत्म होगी ना ही बन सकती है, तो क्या होता है, बस से एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस एनर्जी से हीट एनर्जी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। यही बताना था थोड़ा सा ही कि एक्चुअली आपको पता होना चाहिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। सेकंड जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है सेकंड, वो आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर ये फॉर्मूला पता चल गया सिर्फ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, आपको ये फॉर्मूला आपने रिमेम्बर कर लिया तो आपको सब कुछ बन जाएगा कि कैसे कैसे इस फॉर्मूले तक हम पहुंचे, कैसे कैसे इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी।
अब अगर बाई चांस पेपर में एक क्वेश्चन आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होती क्या है, तो आपको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? एक तो फॉर्मूला तो डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है जो हमारा H है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आई स्क्वायर, हमारे करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R and H is directly proportional to T। बस हम इन तीनों पॉइंट को हमें बस इलेबोरेट करना है, तो हमारा जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी कंप्लीट। क्या बोलेंगे? द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, the heat is directly proportional to the square of current for a given resistance। for a given resistance, करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो किसी रेजिस्टेंस के थ्रू ही फ्लो हो रहा होगा। the heat is directly proportional to the square of current of a given resistance। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद हमने क्या देखा कि बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट ये था बिल्कुल एज इट इज हमने बस उसको इलेबोरेट करा। सेकंड में हम क्या कहेंगे? सेम टू सेम, heat is directly proportional to the resistance of a given current। ठीक है, अब ये करने के बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा? heat is directly proportional to the time for which the current flows through the resistance। ओके, अब इसको पढ़ के बताता हूँ सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही। द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। एज इट इज सेम, द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट and then heat is directly proportional to the time for which the current flows through the resistance। जितने टाइम तक करंट उस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा हीट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये सब करने के बाद अब आप सोचोगे कि ये भैया फॉर्मूला आया कहाँ से? अब इसको फॉर्मूले को भी हम बनाते कि हमने ये फॉर्मूला निकाला कैसे या आया कैसे। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अब देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आया कैसे? अब हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारी बैटरी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसकी कुछ वोल्टेज होगी, करंट पास हुआ आर से गया, और जब करंट पास हो गया आ रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, लेट से जितने टाइम के लिए रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास हो रहा है, तो करंट को भी कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के थ्रू क्रॉस होने के लिए कुछ ना कुछ करंट को वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन क्या है? तो वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें लिखना पड़ेगा कि, और हाँ, इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसमें चार्ज होगा, करंट में चार्ज होगा। उस चार्ज को हमें क्या करना है? वो जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? पास हो रहा है किसके बिल्कुल अपोजिट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट, पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट। ठीक है, अब जो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू क्या हो गया हमारा? क्यू हो गया चार्ज, और जो हमारा वी था वो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी से डिनोट कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है अगर हमें इस फॉर्मूले से हमें इस फॉर्मूले तक जाना है तो। अब कैसे जाएंगे? वर्क डन,
अब हमें पता होता है कि हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, और हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये दो फॉर्मूले हमें पता होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, V को तो हम एज इट इज रख सकते हैं, V की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, और यहाँ से किसकी वैल्यू रख दी, Q की। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू आई टी, वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। दोनों वैल्यू को पुट कर दो, Q के बदले क्या आ गया आई टी, V के बदले क्या आ गया आई आर, ठीक है। I इंटू आई क्या हो गया आई स्क्वायर, एंड R इंटू टी। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये वर्क डन का फॉर्मूला बन गया, I इज इक्वल टू आर टी। जो हमारा वर्क डन होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम H से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम H से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर हो गया कैसे कैसे हमको प्रोसीड करना है, वर्क डन के फॉर्मूले से हमको आना है यहाँ पर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मेन जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और ये वाले फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं अगर आपको गिवन दे रखा हो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम आगे। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन वन कह क्या रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate heat developed in 0.5 मिनट। अब क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर वो क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है, 5 एम्पियर करंट ले रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हीट डेवलप्ड इन 0.5 मिनट। 0.5 मिनट उस इलेक्ट्रिक आयरन में कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, वो हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा हमारे पास आंसर, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है कितना 20 ओम, देन उसके बाद हमारे पास आई है कितना 5 एम्पियर, उसके बाद हमारे पास टाइम है कितना 0.5 मिनट, और 0.5 मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो 0.5 इंटू 60 कितना हो गया, ये हो गया 30 सेकेंड, ठीक है। अब 30 सेकेंड होने के बाद आर भी है हमारे पास, टी भी है, और हमारे का फॉर्मूला क्या होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई है, आर भी है, और हमारे पास टी भी है, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, पुट करेंगे आई की वैल्यू यहाँ पे आई स्क्वायर में, इंटू आर 20, इंटू टी कितना 30। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना 25, इंटू 20 इंटू 30, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15,000 जूल, जिसको हम अगर 10 की पावर की फॉर्म में करें तो 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल जो होगी वो क्या होगी, हीट डेवलप्ड होगी उस इलेक्ट्रिक आयरन के थ्रू। देखो आपको आइडिया हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के आते हैं। आपको आर भी दे रखा होगा, आपको घबराने की बात नहीं, क्या पता यहाँ पे आपको हीट डेवलप दे रखा हो और आपको टाइम निकालना हो या रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो आपको निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है एप्लीकेशंस का, वो आ जाता है एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये क्या, इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन आ जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब के केस की।
इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की जो एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होती है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन होता है। क्या होता है टंगस्टन, लाइक एक बल्ब है उसके अंदर कुछ इस टाइप का होगा तो वो क्या होगा, टंगस्टन होता है, एक फिलामेंट होता है टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। आपने जब भी देखा होगा कि कभी बल्ब ग्लो करता है, जब भी बल्ब ग्लो करता है उसके अंदर से हीट निकलती है, लेकिन तब भी इतना गर्म होने के बावजूद भी जो हमारा टंगस्टन होता है वो कभी भी पिघलता नहीं है, या कह सकते हो कभी भी हमारा जो बल्ब है वो खराब नहीं होता, इतनी ज़्यादा हीट होने के बावजूद भी। वो क्यों, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब आएगा जब जाके वो क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक बल्ब की बात के केस में, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जब भी जो भी पावर इस बल्ब में यूज हो रही है, जो भी पावर इस बल्ब में यूज हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। और जो बाकी बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, जिसकी वजह से हमें जो हमारा बल्ब है वो क्या करता है, वो करता है ग्लो। ये हो गई एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बल्ब की। सेकंड जो हमारे पास आता है वो आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस। पहले यूज होता था इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब तो एमसीवीज वगैरह आ चुके हैं तो अब इतना यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। कैसे काम करता था इलेक्ट्रिक फ्यूज, जब भी हमारे घर में हाउस होल्ड में यूज होता है, घरों में यूज होता है, हाउस होल्ड यूज, घरों में यूज होता है, जब भी क्या होता था घर में, एक्चुअल हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्टेज आती है अप्रोक्स। जो जब हमारे घर में करंट जो बनता है, अगर वो हाई बन जाता है, करंट ज़्यादा अमाउंट में आने लग जाता है और उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्यूज के थ्रू पास होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो जाता है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है सर्किट हो जाता है ब्रेक, सर्किट हो जाता है ब्रेक और आगे करंट फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो हमारा घर में आग भी लग सकती थी, घर में आग भी लग सकती थी या कुछ भी हो सकता था। तो वो वैसा केस नहीं आता, क्योंकि फ्यूज हो गया मेल्ट, मेल्ट होने की वजह से हमारा सर्किट हो गया ब्रेक, तो करंट जो था और आगे पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का ये हो गया काम। इससे भी हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई, ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन है किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इससे रिलेटेड हम थ्योरी पढ़ने के बाद, इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद आपका जो सीरीज थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की वो हो जाएगी फिनिश, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज the amount of electric energy consumed in a circuit per unit time। और फॉर्मूला होता है पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और इसको, इस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमने पहले पढ़ा था, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होगी किसी भी सर्किट में किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या होगा, हमारा पावर होगा।
अब क्या होगा, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टी या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। अब हमको पहले पता था, जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे, जूल्स ऑफ हीटिंग पढ़ रहे थे, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू बी इंटू वी। और हमें क्या पता था, जो क्यू होता है वो क्या होता है, आई टी। तो अब इस Q इज इक्वल टू आई टी को आप यहाँ पर पुट करो। अब आप इसको क्या करो, हमें क्या पता, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। हमने जूल्स ऑफ हीटिंग जब हम पढ़ रहे थे, हमें पता चला Q इज इक्वल टू आई टी। स्टार्टिंग में जब हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस Q को आप इसमें पुट करो, Q के बदले आप पुट करोगे आई टी इंटू वी। तो हमारे पास वर्क डन आ गया, क्या आ गया, डन इज इक्वल टू वी आई टी। अब हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। अब आप जब इस फॉर्मूले को पावर के फॉर्मूले में पुट करोगे, वर्क डन के बदले, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बदले, तो क्या पुट करोगे, वर्क डन के बदले आ जाएगा यहाँ वी आई टी अपॉन में टाइम तो था ही, टाइम से टाइम कर लिया, और पावर का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या बन गया, वी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये एक नया फॉर्मूला बन चुका। अब इनमें से आप कई सारे फॉर्मूले बन चुके, पावर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड, से रिलेटेड, जो यूज में आ सकते हैं। ये नहीं होगा कि कई बार हाँ ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा, कई बार ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा, कई बार ये वाला भी फॉर्मूला यूज होगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ठीक है। एसआई यूनिट जो होती है, सेकंड पॉइंट में बता दूं आपको, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वोट। अगर आप कभी भी क्वेश्चन सोल्व करोगे और पावर से रिलेटेड वैल्यू लिखोगे, तो उसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वोट लिखना पड़ेगा। अब पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई आ चुका। अब हम इसमें एक फॉर्मूला और बनेगा, एक फॉर्मूला और बनेगा पावर का। वो क्या बनेगा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम क्या, अब हमारे पास ओम्स लॉ से क्या आया था, V इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू को अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे V के बदले, तो पावर इज इक्वल टू V के बदले क्या आ गया, आई आर इंटू आई। तो पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वायर आर। अब इस आई स्क्वायर आर को आप क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एक फॉर्मूला ये भी बन गया हमारे पास। अब इस फॉर्मूले को कैसे आप चेंज कर सकते हो, आई स्क्वायर आर, और आई के बदले आप क्या लिख दो, हमें पता है आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो आई के बदले वी बाय आर रखो, वी बाय आर का स्क्वायर इंटू आर। इसको आप सोल्व करोगे, क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। देन आर से आर कट गया, आर का स्क्वायर जो था। तो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास पावर की वैल्यू आई, पावर का फॉर्मूला आया, वो आया वी स्क्वायर बाय आर। देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या कितने सारे फॉर्मूले बने। एक पावर का फॉर्मूला ये बना ओम्स लॉ से, एक फॉर्मूला ये बन चुका था, उससे पहले एक ये बना था, और उससे पहले भी कई सारे बने थे। आपको जो जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस फॉर्मूले में किस चीज को पुट करूं कि जो मुझे पावर मिल जाए, या आपको कुछ और निकालना हो, जैसे आर वगैरह और पावर दे रखी हो, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सको। अब एक क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। आपने क्वेश्चन, आपने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक फैन, एन इलेक्ट्रिक फैन runs from the 230 volt mains, 230 volt mains. The current flowing through it, the current flowing through it is 0.4 ampere. At what rate is the electrical energy transformed by a fan? How much energy is transformed in 1 minute? अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक फैन है 230 वोल्ट पे रन कर रहा है, जो कि उसकी जो मेन जहाँ से सप्लाई आ रही है वो कहाँ से कितने की वोल्टेज की आ रही है, 230 वोल्टेज की, और जो उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 0.4 एम्पियर का। एट वॉट रेट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय अ फैन, कितने रेट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो ट्रांसफॉर्म होगी, और हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन 1 मिनट, और 1 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। अब हमारे पास आंसर, इसको आंसर को सोल्व करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है वोल्टेज कितनी 230 वोल्ट, करंट गिवन है कितना 0.4 एम्पियर, देन हमारे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है जो कि है 1 मिनट, जिसको हम कन्वर्ट करें तो 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला हमें क्या, तीनों चीज पता है, V भी पता है, I भी पता है और T भी पता है। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करें, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला हमें ये पता था, V के बदले पुट करो 230 इंटू 0.4, ये कितना आ गया, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 92 वोट, 92 वोट। उसके बाद हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी, P इंटू टी, जिसको हम कर सकते हैं, पावर हमारी आई 92, P क्या है यहाँ पे पावर, और T क्या है टाइम, 92 इंटू कितनी 60, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 5520 जूल, 5520 जूल। अब यहाँ से हमें पता चल गया जो पावर निकली, जो हमारा रेट निकला, जो कि हमारी पावर थी वो कितनी आई, वो आई 92 वोट। उसके बाद जो हमारी एनर्जी आई, या हम इसको पिछले उसमें कैसे कर रहे थे, उसको लिख रहे थे W, इसको लिख रहे थे W से, ठीक है, या हम E से लिख सकते हैं, तो वो क्या हो गया पावर। अब यहाँ घबराने की बात नहीं है, W इज इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला बताया था VIT, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W इज इक्वल टू, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था VIT, इसको और इसको हम E भी लिख सकते थे, मैंने बताया था। तो हमारे पास क्या बन गया, VI हमें पता ही था कि पावर इंटू टी, और E तो हमें पता ही है जिसको हम W से डिनोट कर सकते हैं या E से डिनोट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज करा। कहीं आप सोचो कि ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, तो वो फॉर्मूला यहाँ से आया, VI के बदले हमने यहाँ पे P को पुट कर दिया। या आप अगर चाहते तो सीधा सीधा इसमें डायरेक्टली भी पुट कर देते कि हमें V पता था, I पता था एंड T पता था, लेकिन उसने डिफरेंट डिफरेंट पूछा था कि यहाँ पे क्वेश्चन में कि पहले तो फाइंड करना है रेट, रेट हमने पहले फाइंड करा इस वे में कि पावर क्या होगी, उसके बाद 1 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी वो हमने इससे फाइंड करा, पावर इनटू टाइम से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और फाइनली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर भी, ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अब इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हैं, या आगे भी हम सेशंस करेंगे जिसमें कई सारे और क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, और आगे के जो टॉपिक, आगे के जो चैप्टर हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो भी आपको इसके थ्रू कराए जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।